नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस में। और अभी आज हम एक नए टॉपिक पर हम बात करें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एक भी लोग ज़रा भी इस टॉपिक को मिस ना करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एडजेक्टिव से आगे हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई भी इधर से उधर टॉपिक नहीं हो रहा है और मैं सिस्टमेटिक तरीके से ही चल रहा हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक जो है आज का हमारा, वो हम कुछ एडजेक्टिव हैं उसमें इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सम अदर एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ अन्य एडजेक्टिव्स हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। बहुत ही आप लोग सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इम्पोर्टेंट यूजेस पर हम जाएंगे। क्लासेस में मैंने सभी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे डाल रहा हूँ। सभी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं सभी को, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो सभी लोग ऐसे ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ सम अदर एडजेक्टिव कौन कौन से, हम पहले की हम बात करेंगे, पहले एडजेक्टिव की। सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, सम और एनी। ठीक है, सम और एनी, ये अक्सर ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव में ही ये हमारे यूज होते हैं। किस तरीके से हम इनका यूज़ करें कि जिससे कि हमसे कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये जो हम सम को हम लेके चलें, तो सम का जो हम यूज़ करते हैं, सम का यूज होता है कुछ के लिए। इसका हिंदी में किसके लिए अर्थ होता है, यूज होता है कुछ के लिए। ठीक है, कुछ के लिए यूज होता है। और ये हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है कुछ के लिए। किसका, सम का। सम का किसके लिए, कुछ के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाऊं। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई हैव रीड सम बुक्स। आई हैव रीड सम बुक्स। अब ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, नो डाउट सभी लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, सम का हमने यूज़ किया है। आई हैव रीड सम बुक्स। ठीक है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तो यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए हमने सम का यूज़ किया। अब किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पे एनी का यूज़ ना करें। अब इसमें हमने सम देख लिया, थोड़ा हम एनी पे अभी देखते हैं, तब सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी। एनी का यूज़ होता है कोई के अर्थ में। किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में। इसका कुछ के अर्थ में, इसका कोई के अर्थ में। एनी का कोई के लिए यूज होता है। और जो सम है, सम का यूज़ हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन एनी का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं किसका, एनी का। किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में। ठीक है, चीज़ें आप समझते जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे चीज़ें आज हम सीखेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ। इनका अक्सर इनका यूज़ होता है कंपटीशन लेवल की। अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग जितने भी कंपटीशन से जुड़े हैं, इस क्लास को मिस ना करें, पूरी क्लास को देखें, स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें अंत तक। तो एनी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, दे हैव नॉट रीड एनी बुक। दे हैव नॉट रीड एनी बुक। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में मैंने लिखा है दे हैव नॉट रीड एनी बुक। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ, एनी का। क्यों, क्योंकि ये हमारा कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब इसी को अगर हम यहाँ से नॉट को हम हटा दें, समझिए, यहाँ से अगर हम नॉट को हटा दें तो यहाँ से एनी हट जाएगा और एनी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, सम से। ठीक है, एनी की जगह पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा, नॉट को अगर हम हटा देंगे तो ये नेगेटिव है। दे हैव नॉट रीड, नेगेटिव में किसका यूज़ हुआ, एनी का, कोई के अर्थ में। ठीक है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हैव यू रीड एनी बुक। वहाँ पर भी जो एक प्रश्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, हैव यू रीड एनी बुक, क्या आपने कोई किताब पढ़ी, क्या आपने कोई किताब पढ़ी, तो हैव यू रीड एनी बुक। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे भी एनी का यूज़ हुआ है, ये हमारा इंटरोगेटिव है। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक बार फिर से देखिए, सम का यूज़ आप करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ के लिए, ठीक है। सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ के लिए किया जाता है, और एनी का यूज़ कोई के अर्थ में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को यहाँ पे सभी लोगों को मैंने यहाँ बता दिए हैं, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ज़रूरी अगर आपको लग रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, नोट कर लें कहीं पे, एक एक टॉपिक को आप लोग नोट करके रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज़रा भी मिस ना करें। तो सम का यूज़ और एनी का यूज़, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सम और एनी के यूज़ में अब कोई गलती नहीं करेंगे। कोई गलती अगर करते आए, लेकिन अब हम किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें ही हमारा सम और एनी हो गया। आगे आते हैं, एक से एक टॉपिक बढ़िया हैं, एक से एक ज़बरदस्त टॉपिक हैं, जो कि आप लोग आज यहाँ पे सीखेंगे, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, ठीक है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को ये आना चाहिए। लिटिल, लिटिल किसको दिखाता है, लिटिल जो है मात्रा को दिखाता है। किसको दिखाता है, मात्रा को। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तीनों में डिफरेंस कहाँ पे हम लिटिल का यूज़ करें, कहाँ पे आ लिटिल का यूज़ करें, और कहाँ पे द लिटिल का। तो देखिए समझिए, लिटिल जो वर्ड है, लिटिल का जब हम यूज़ करते हैं तो लिटिल का मीन्स होता है मतलब बिल्कुल नहीं। लिटिल किस में आता है, किस सेंस में, बिल्कुल नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं ना के बराबर। किसके बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। अब यहाँ पे लिटिल होप आया है, मतलब लिटिल होप अगर ये लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज़ को समझिए, बिल्कुल सही से समझते जाइए, हर एक चीज़ आप समझेंगे। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस की, उसकी सफलता की, मतलब लिटिल कम, लिटिल का मतलब कम, कम उम्मीद है, मीन्स बिल्कुल नहीं, यानी कि ना के बराबर उम्मीद है। उसकी जो उम्मीद है वो कितनी है, ना के बराबर। किसके बराबर, ना के बराबर। अब यहीं पे अगर हम यूज़ करें, ये लिटिल हो गया, लिटिल हो गया। अब हम सेकंड इसका हम यूज़ करें, हम देखते हैं आ लिटिल का, ठीक है। आ लिटिल का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ भी, इसका भी नेगेटिव सेंस में जाता है। किस में जाता है, नेगेटिव अर्थ में, या नेगेटिव सेंस में इसका भी होता है, नेगेटिव में इतना इसका भी होता है, लेकिन इसमें कुछ होता है, कुछ संभावना होती है, कुछ इसमें होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। ये किसके लिए, कुछ के लिए, ठीक है। जाता है ये भी नेगेटिव में, लेकिन किसके लिए, कुछ के लिए, समझिए इसको। नेगेटिव में जाएगा कुछ के लिए। आ लिटिल, जैसे आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। इसको जैसे हम एक कहावत के रूप में भी जानते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि जो तुच्छ जानकारी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, खतरनाक होती है। तो आ लिटिल नॉलेज, आ लिटिल नॉलेज की अगर हम बात करें, कम जानकारी, मतलब जानकारी है लेकिन जानकारी कितनी है, कम, कुछ जानकारी है। ऐसा नहीं है कि ना के बराबर जानकारी, कुछ जानकारी है उसको, कुछ वो जानता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, देयर इज़ अ लिटिल वाटर
इन द ग्लास। तो यहाँ पे हमने लिखा आ लिटिल वाटर, आ लिटिल वाटर कितना है, आ लिटिल। तो आ लिटिल से सेंस क्या है, मतलब कुछ पानी है गिलास में, गिलास में कुछ पानी है, ऐसा नहीं है कि ना के बराबर पानी हो, कुछ पानी है, ठीक है ना। तो कुछ के अर्थ में हम यूज़ किसका करते हैं, आ लिटिल का। इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये एक एक टॉपिक वो है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, बिल्कुल बचता नहीं है। जब भी अगर यहाँ से पूछेगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपको यूज़ पूछ लेगा, उसका कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप उस सेंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आप उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करके उनको बताएं। तो लिटिल का यूज़ बिल्कुल नहीं, यानी कि ना के बराबर के लिए, जैसे देयर इज ए लिटिल होप ऑफ सक्सेस। जैसे कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है, कोई व्यक्ति एडमिट होता है, बीमार है, कोई परेशानी है उनको, तो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अक्सर लोग बातें ये करते हैं, पूछते रहते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है। तो मतलब अगर वो ठीक है तो कहेंगे तो आ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि उनके ठीक होने की कुछ संभावना, मीन्स वहाँ पे कुछ उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। अगर कोई ये बोलता है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उनके ठीक होने की संभावना कितनी है, लिटिल, तो आप समझ जाइए ना के बराबर। मीन्स अब वो ठीक शायद ही हो, ना के बराबर वहाँ पे उम्मीद होती है। और जब आ लिटिल मीन्स कुछ वहाँ पे है, कुछ उम्मीद है उनके रिकवरी। जैसे इसमें मैंने कहा गिलास में कुछ पानी है, ठीक है ना। तो आ लिटिल का यूज कुछ के लिए होता है, इसका भी नेगेटिव सेंस में है, मतलब पॉजिटिव ये भी नहीं होता, नेगेटिव सेंस में इसका भी होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ होता है, कुछ वहाँ पे संभावनाएं होती हैं। तीसरा हम बात करेंगे द लिटिल की। तो पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, जिससे कि आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला है इसमें द लिटिल, हम बात करेंगे द लिटिल की। थर्ड इसका पॉइंट द लिटिल मीन्स क्या होता है, द लिटिल का मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा नहीं होता है, द लिटिल में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना होता है उतना वो सब पर्याप्त सारा होता है। जितना होता है उतना सभी, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, जितना होगा उतना सभी। जैसे ही लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, ठीक, ये लिख दिया मैंने, ही लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, मतलब उसके पास जितना पैसा था वो उसने सब खो दिया, यानी कि उसका खो गया पैसा। तो द लिटिल मतलब जितना भी था, अब ये नहीं पता कितना, वो कम था या ज़्यादा, मतलब जितना भी था उतना सारा का सारा क्या हुआ, उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये ही लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, जितना उसके पास था, मतलब जितना है उतना सभी, ठीक है, जितना है उतना सभी। जैसे मान के चलिए आपके पास, आपसे कोई मदद मांगने आता है, या आप किसी के पास मदद करने जाते हो, या कुछ भी आप समझ लीजिए, तो वो व्यक्ति अपनी परेशानी को बताता, हम उसकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, तो हमारे पॉकेट में, उस समय की हम बात करें, पॉकेट में वो कहता कुछ हमें दीजिए, तो हम उससे कहें टेक द लिटिल मनी, टेक द लिटिल मनी, मतलब ये जितना भी है उतना पैसा ले लो। तो जितना भी आपने दिया, मान के चलिए आपने 100 रुपये दिए, ठीक है, तो 100 का मतलब ये था कि जितना हमारे पास अभी था उतना सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी बात ये हो रही है, इनके पास जितना भी मनी था उतना सभी, ठीक है ना। जो भी चीज़ जितनी होती है उतना वो सभी, कुछ भी हो सकती है, मतलब जितनी है उतनी सभी। जैसे आपको अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि जितना भी मैं कोशिश कर सकता था उतना मैंने की, तो द लिटिल एफर्ट, वो एफर्ट क्या होगा, द लिटिल एफर्ट, आपका जो प्रयास, मतलब जितना भी आप कर सकते थे उतना किया, तो द लिटिल एफर्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो जितना है उतना सभी, इस तरीके से इस सेंस में हम लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों का यूज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के यूज़ को आप लोग सही से समझ गए होंगे, और इसके यूज़ करने में, इसका प्रयोग करने में अब आप लोगों से शायद ही कभी गलती हो। इनको बार बार पढ़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए, हर एक टॉपिक को समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आप लोगों के लिए। एक एक चीज़ को आप समझते जाइए, एक एक चीज़ को आप एग्जाम्पल सहित आप देखिए, और आप एक एक चीज़ को आप सही से
समझिए, उनका जो यूज़ है वो आप करना सीखिए। ठीक है, अगला हम एडजेक्टिव पे आते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये क्लास है, नॉलेज से भरी हुई, सभी के मतलब की है, चाहे वो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो अपनी या फिर वो अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हम आते हैं मैनी एंड मच। मैनी मच, ये भी वर्ड आप लोगों के सामने अक्सर आते हैं, आप लोग इनका मोस्टली यूज़ करते हैं। अब ये जो दोनों हैं, दोनों का मतलब किससे होता है? दोनों, पहली चीज़ तो किसको दिखाते हैं? अधिकता को। किसको दिखाएंगे? अधिकता को। ठीक है ना, अधिकता को दिखाएंगे। जो मैनी होगा, मैनी किसको दिखाएगा वो आप समझ लीजिए। मैनी जो दिखाएगा वो दिखाएगा संख्या को। ठीक है, मैनी क्या होता है? आप ये कह सकते हैं संख्यावाचक होता है, होता है। ठीक है, संख्यावाचक। और जो मच होता है, मच होता है आपका, ये मात्रा को दिखाता है। क्या दिखाएगा? मात्रा को दिखाता है। तो जो मैनी होगा वो आपका किसको दिखाएगा? संख्या को। और जो मच है वो किसको दिखाएगा? मात्रा को। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग पहले तो अपने दिमाग में आप बैठा के रखिए। मैनी माने भी बहुत से होता है और मच माने भी बहुत सा होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, मैनी स्टूडेंट्स गॉट प्राइजेस। मैनी स्टूडेंट्स गॉट प्राइजेस, यानी कि बहुत से बच्चों को क्या मिला? पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है मैनी, किसके लिए यूज़ किया है? स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स तो हमारे संख्यावाचक हैं, मतलब इनको हम एक काउंटेबल के रूप में भी ले सकते हैं कि काउंटेबल के साथ हम मैनी का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? एक संख्यावाचक है, इसलिए हमने उसके साथ किसका यूज़ किया? मैनी का यूज़ किया है, हमने मच का यूज़ नहीं किया है। तो एक एक चीज़ को आप सही से समझते जाइए कि कहाँ पे हमें मच का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें मैनी का यूज़ करना है। और ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे अब मैं ये लिखूँ, डज योर काउ गिव मच मिल्क। ये सेंटेंस मैंने लिखा, डज योर काउ गिव मच मिल्क। ठीक है ना, समझिए अभी इस एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल में आप मच और मैनी का जो यूज़ है, मैनी और मच का, आप लोग बिल्कुल सही से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा मैनी स्टूडेंट्स गॉट प्राइजेस, बहुत से बच्चों को पुरस्कार मिला। ठीक है, बहुत से बच्चों ने पुरस्कार लिया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स है, संख्यावाचक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरे अर्थ में हम कहें, ये जो है काउंटेबल के लिए यूज होता है, मीन्स जहाँ पे हम गणना कर सकें, गिनती कर सकें, तो इनकी हम गणना कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है डज योर काउ गिव। अब मैं मान के चलिए यहाँ पे लगा दूँ मैनी मिल्क। ठीक है, अब मैनी लिखा हुआ है कि डज योर काउ गिव मैनी मिल्क, तो वो भी और बात वही निकले, क्या आपकी गाय अधिक दूध देती है, ज़्यादा दूध देती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो मिल्क है, मिल्क जो है क्या है? क्या जो मिल्क है ये काउंटेबल है? क्या मिल्क काउंटेबल है? नहीं, मिल्क काउंटेबल नहीं है, बल्कि ये कैसा है? क्वांटिटेटिव है। मतलब ये मात्रा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये क्वांटिटी को दिखा रहा है। ये हमारा किसको दिखा रहा है? क्वांटिटी को। और जब क्वांटिटी को ये दिखा रहा है तो क्वांटिटी के लिए हम अधिक के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मच का। मैनी का हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज़ करेंगे? मच का। डज योर काउ गिव मच मिल्क, हमने किसका यूज़ किया है? मच का। ठीक है, तो हमने मच का क्यों किया? क्योंकि ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा को दिखा रहा है, परिमाण को दिखा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया मच का। और मैनी का नहीं, इसका हम यूज़ काउंटेबल में, इसका जहाँ पे क्वांटिटी होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका? मच का। तो आप लोग इन चीज़ों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए कि मैनी का हमें यूज़ कहाँ पे करना है और मच का हमें यूज़ कहाँ पे करना है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, सब चीज़ों को आप समझते जाइए।
और पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है इस चैनल पे कि आप लोग एक एक चीज़ को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग सीखें, समझें। किसी प्रकार की आप लोगों से कोई भी कहीं पर भी कोई गलती आगे चल के आप लोग ना करें। तो लगातार इन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगले हम एडजेक्टिव पर आते हैं और अगला हमारा एडजेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप बड़ा ही सही से आप देखें। एक एक टॉपिक इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक यूज़ इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है ईच एवरी। अक्सर इसके यूज़ में हमसे गलतियां होती हैं, सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसके यूज़ में गलतियां करते हैं। तो वो जो गलतियां हमसे ना हो, क्योंकि गलती क्यों होती है? क्योंकि ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। दोनों का मतलब प्रत्येक है, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती है। जहाँ पे मन आता है हम एवरी का यूज़ कर देते हैं, जहाँ पे मन आता है ईच का हम यूज़ कर देते हैं। वो हमें नहीं करना है। देखिए ईच का जो प्रयोग है, समझ लीजिए, ईच का जो प्रयोग है वो ईच का प्रयोग होता है मतलब दो के लिए, ठीक है? किसके लिए? दो के लिए। और ईच में जो एक बात और भी होती है कि ईच जो होता है वो एक काउंटेबल भी होता है। ईच जो होता है काउंटेबल होता है, दो के लिए तो होता है, काउंटेबल भी होता है। और काउंटेबल के साथ साथ अगर दो हैं तो दो से अधिक भी यहाँ पे दो के लिए, या दो से अधिक के लिए, दो के लिए या दो से अधिक के लिए। अधिक के लिए कब? अधिक के लिए कब होगा? अधिक के लिए आप इसको समझिए। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँगा तब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास was making a noise। इस तरीके से मैं सेंटेंस को लिखता हूँ, एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास was making a noise। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ईच स्टूडेंट गॉट प्राइजेस। अब यहाँ से इन चीज़ों को आप लोग समझ के यहाँ से देखिए, इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझिए, सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आप इसको देखिए, एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास वाज मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है ना? एवरी स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो क्या है, यहाँ पे शोर मचा रहा है। तो यहाँ पे जो एवरी का जो हम यूज़ हमने जो किया, एवरी का सारी संख्याओं के जितने भी हैं सभी के लिए हमने किया। अब हमने इन सब के लिए हमने यूज़ तो किया। इसमें आप लोगों को पता होगा जब शोर मचाया जाता है क्लास में तो सारे बच्चे नहीं मचाते हैं, कुछ ही शैतान प्रवृत्ति के होते हैं जो क्लास में शोर करेंगे। और जब क्लास से बाहर जब शोर जाता है तो कहा यही जाता है कि पूरी क्लास शोर मचा रही है। क्या कहा जाता है कि पूरी क्लास, मतलब प्रत्येक बच्चा, एवरी स्टूडेंट। तो वहाँ पे एवरी स्टूडेंट का हमने यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें ये लगा, हमें कंफर्म नहीं थे, हमें बिल्कुल वास्तविकता नहीं पता थी, सिर्फ ये पता था कि क्लास जो शोर आ रहा है वो पूरी की पूरी क्लास से आ रहा है। तो एवरी स्टूडेंट मतलब हमें ये लगा कि हर एक बच्चा जो है वो शोर मचा रहा है, तो हमने क्या कह दिया, एवरी स्टूडेंट। जब हम कहीं पे इकट्ठे होते हैं, कहीं भीड़ होती है, तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कहीं मेले वगैरह में जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि एवरी चाइल्ड वाज जॉयफुल या एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी। हमने ये कह दिया एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी, मतलब हर बच्चा खुश था। ठीक है, हमने देखा, खुशी मनाते हुए देखा, हमने उनको हंसते हुए देखा, हमने गाते हुए देखा, आते जाते देखा। तो उन्हें देख के हमें क्या लगा कि वो खुश हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एवरी स्टूडेंट, एवरी जो चाइल्ड था, एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी, हर एक जो चाइल्ड था वो खुश था। बहुत से ऐसे भी होते हैं। तो उन्होंने पापा से कहा कि पापा हमें खिलौना दिला दो। पापा ने एक झापड़ दिया कि नहीं, तुम्हें खिलौना नहीं दिलाएंगे। वो बेचारा रो रहा है ना,
ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है मेले में, तो उनको क्या डांट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो तो बेचारे नहीं हंस रहे हैं, वो तो खुश नहीं है। लेकिन हमने उस मेले को देख के, हमने सिर्फ बच्चों को देख के क्या कहा कि प्रत्येक बच्चा खुश था, लेकिन उस बेचारे की किसी ने नहीं देखी कि वो रो रहा था, वो खिलौना मांग रहा था। ठीक है, आगे इस तरीके से हमने क्या किया, उनका हम यूज़ कर लेते हैं कि एवरी स्टूडेंट या फिर हम एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी। अब हम इसका यूज़ देखते हैं। ईच स्टूडेंट गॉट प्राइजेस, ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पे ईच स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे एवरी स्टूडेंट नहीं लिखा है। ईच स्टूडेंट क्यों? ईच का प्रयोग होता है प्रत्येक के लिए एक एक करके, मीन्स प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्राइज हम जब भी देंगे तो मान लीजिए अपना वाला स्टूडेंट, मान लीजिए मैं स्टेज पे बुला के दे रहा हूँ बच्चों को, क्लास 8 के बच्चे हैं या क्लास 12 के बच्चे हैं, उनको हमने पुरस्कृत किया, उनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो एक एक बच्चे को हमने उन्हें बुला के कि मोहन तुम आओ, सोहन तुम आओ, मीरा तुम आओ, राधा तुम आओ, जो भी है, एक एक जब वहाँ पे आ रहा है स्टेज पे, हम उनको पुरस्कृत करते जा रहे हैं। एक एक बच्चे को हमने पुरस्कार देना शुरू किया, एक एक को दे रहे हैं ना, प्रत्येक को, प्रत्येक में हर एक को, आप समझिए, प्रत्येक में हर एक को हम दे रहे हैं। हर एक को जब हम दे रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ किसका करेंगे? ईच का। किसका यूज़ करेंगे? ईच का। जितने भी हैं उनमें से हर एक को, मतलब जैसे हर एक बच्चे को सज़ा मिली, ठीक है। तो जब पूरी क्लास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एवरी स्टूडेंट, उनको फिर पीटा गया, एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास वॉज मेकिंग अ नॉइज। अब उनको क्या किया गया कि ईच स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, मतलब प्रत्येक बच्चे को क्या किया गया? दंडित किया गया। अब जो सज़ा जो मिली है ना, वो सारे के सारे बच्चे वहीं पे अपनी क्लास में खड़े हो गए, टीचर अपनी स्टिक लेके जाते हैं, ठीक है, 2-2 4-4 जो भी वो मार रहे हैं वो सभी को मार रहे हैं। तो पनिशमेंट जो मिला वो प्रत्येक को मिला। वो पनिशमेंट किसको मिला? वो ईच को मिला, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, पनिशमेंट एक एक करके मिल रहा, किसको मिला? सभी को मिला है, प्रत्येक को मिला है। लेकिन शोर जो था वो हमें नहीं पता। बहुत से बच्चे इसमें शांत भी बैठे होंगे, अपना क्लास वर्क कर रहे होंगे, कुछ लर्न कर रहे होंगे, लेकिन शोर मचाने में जो नाम आया वो सभी का आया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए, एवरी का प्रत्येक के लिए, यहाँ पे ये 2 के लिए भी हो सकता है, 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स was absent, each of the girl was absent, ठीक है। अब each of the girls मतलब गर्ल्स हैं, यहाँ पे क्या है? गर्ल्स हैं। गर्ल्स यहाँ पे हैं तो ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, और ये हमारी 15 भी हो सकती हैं, ठीक है। कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसमें हमको पता है, वहाँ पे क्या, वहाँ पे एक निश्चित हमको पता है कि इतने हैं और इतने में से कोई भी नहीं आया, तो ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज एब्सेंट, मतलब प्रत्येक जो लड़की थी वो क्या थी? एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। मान लीजिए 10 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, 10 गर्ल्स मेरे पास पढ़ने के लिए आती हैं, 10 में से कोई भी नहीं है, मुझे पता है 10 ही आती हैं, मैं श्योर हूँ 10 ही आती हैं, और 10 में से कोई भी पढ़ने नहीं आई, तो ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स। 10 लड़के हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है। 10 स्टूडेंट हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। वहाँ पे क्या है कि संख्या जो एक निश्चित है, उसमें से प्रत्येक के साथ क्या हुआ है? आया या नहीं आया, शोर मचा रहा है, या उनको सज़ा मिली, या उनको पुरस्कार मिला है। तो इस कंडीशन में आप एवरी का यूज़ करेंगे, और इस हालात में आप ईच का यूज़ करेंगे। उम्मीद करूँगा मैं कि आप सभी लोगों को ईच एवरी का प्रयोग सही से समझ में आ गया होगा। इसके प्रयोग में आप लोग गलती नहीं करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को सही से देखिए। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पे वो चीज़ें मैं आप लोगों से अगले वीडियो को भी देखिए। समझ में आ रहा है, लग रहा है सब कुछ सही से समझ में आ रहा है, तो सभी लोग चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। लगातार क्लास से जुड़े रहें। इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोग बेहतर से और बेहतर सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।